बीते दिनों एक सांसद ने अपने ओछे बयान से पूरे भारत के इतिहास को शर्मसार कर दिया। अक्सर भारत के शूरवीर हिंदू राजाओं पर टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे नेता मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह से इनके अंदर घर कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी के एक टुच्चे सांसद ने राज्यसभा में यहाँ तक कह दिया कि महान राजपूत योद्धा राणा सांगा एक गद्दार था, जिसने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। महान राजपूत योद्धा राणा सांगा, जिन्होंने कभी भी दुश्मन के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, वह वीर योद्धा आखिर क्यों एक अदने से सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक विदेशी लुटेरे बाबर को अफगानिस्तान से भारत आने का न्योता देगा? वह भी तब जब राणा सांगा खुद इब्राहिम लोदी से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम थे और पहले भी 2 बार युद्ध भूमि में लोदी को राणा सांगा से हार का सामना करना पड़ा था। आज की यह वीडियो राणा सांगा के पराक्रम को समर्पित है। साथ ही हम वह प्रमाण भी देखेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को भारत आने का न्योता नहीं दिया था। यह किस्सा शुरू होता है 1500 ईस्वी से, जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी तशरीफ जमाए बैठा था। उसी समय का कट्टर हिंदू साम्राज्य था मेवाड़, जो राजपूताना का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ फूटी आंख नहीं सुहाता था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मेवाड़ के राणा कुंभा के शौर्य की आग में कई बार झुलस चुके थे। राणा कुंभा के सबसे छोटे पौत्र थे कुंवर संग्राम सिंह। समय आने पर मेवाड़ के सरदारों द्वारा राणा संग्राम सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया गया। यह वही राणा संग्राम सिंह है जिनको दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। उन्होंने पाती परवन की प्रथा को फिर से जीवित किया, जिसमें उन्होंने सभी क्षत्रियों को संगठित करके एक कर दिया था। इस वजह से पश्चिम में मेवाड़ शक्तिशाली साम्राज्य बनकर दिल्ली सल्तनत के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया था। कई रियासतों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करके राणा सांगा सभी को अपनी सरपरस्ती में ले आए थे। अब उनका मुख्य उद्देश्य था दिल्ली पर कब्जा करना। दिल्ली पर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चढ़ाई करके युद्ध का शंखनाद कर दिया। इस युद्ध घोष का जवाब देने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इसके परिणाम स्वरूप साल 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का पासा पलट गया। राणा सांगा की सेना ने लोदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था। इब्राहिम लोदी को कैद करके मेवाड़ के दरबार में ले जाया गया, जहां पर उससे हर्जाना लेकर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बदले की आग में झुलस रहे इब्राहिम लोदी ने एक बार फिर 1519 में मियां मक्कन के नेतृत्व में राणा सांगा पर हमला कर दिया। इस लड़ाई को धौलपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर इब्राहिम लोदी को राणा सांगा से करारी हार का सामना करना पड़ा। इतिहास एक बार फिर से करवट ले रहा था। अफगानिस्तान से आए लुटेरे जहीरुद्दीन बाबर का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। बाबर को भारत किसने बुलाया, इस पर अक्सर इतिहासकारों के बीच बहस होती रहती है। इसकी सच्चाई को हम आगे जानेंगे। खैर, इसी बीच 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली के तख्त पर अपनी तशरीफ टिकाकर बैठ गया। राणा सांगा को लगा था कि बाबर भी अन्य लुटेरों की तरह लूटपाट करके वापस लौट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पर काबिज बाबर के मुगल साम्राज्य के सामने राणा सांगा का मेवाड़ सबसे बड़ी चुनौती था। इसलिए बाबर ने अपनी सेना के साथ बयाना के किले पर अपना अधिकार कर लिया और राणा सांगा को युद्ध के लिए ललकारा। राणा ने अन्य सभी क्षत्रियों को पाती परवन का संदेश भिजवाया और तुरंत उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। सभी सेनाएं बयाना के किले की ओर निकल पड़ी। इतनी बड़ी सेना से जीत पाना बाबर के बस की बात नहीं थी। बयाना की लड़ाई में बाबर की बहुत बुरी हार हुई और राजपूत सेना ने एक बार फिर से बयाना पर कब्जा कर लिया। हारा हुआ बाबर दिल्ली लौट गया, लेकिन उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और इस बार 1527 में खानवा के युद्ध में एक बार फिर उसने राणा सांगा को ललकारा। पाती परवन की क्षत्रिय सेना और बाबर की मुगल सेना में भयंकर युद्ध हुआ।
युद्ध के शुरुआती दिनों में राणा सांगा की सेना के आगे बाबर की मुगल सेना टिक नहीं पा रही थी। यूँ समझ लीजिए कि बाबर के मुगल साम्राज्य का भारत में कोई भविष्य ही नहीं बचा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वह राणा सांगा जिनके नाम से ही बाबर जैसा टुच्चा लुटेरा भाग खड़ा होता था, उन्हीं राणा सांगा के अपने ही एक साथी राजा शिलादित्य ने धोखा किया और मुगलों से जा मिला। शिलादित्य की वजह से बीच युद्ध में राणा सांगा अकेले पड़ गए और तब मुगल सैनिकों ने उनको घायल कर दिया। खानवा के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें मुगल सेना की जीत हुई और बाबर का दिल्ली के तख्त पर कब्जा और भी मजबूत हो गया। बाद में राणा सांगा के अपने ही कुछ दरबारियों ने जहर देकर उनकी हत्या कर दी। अब जो सबसे बड़ी बहस का विषय है वह यह है कि क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि इतिहास में यह बात प्रचारित कर दी गई है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। राणा सांगा ने कभी भी बाबर को भारत आने का न्योता नहीं दिया था। तो फिर बाबर को भारत आखिर बुलाया किसने? दरअसल बाबर को भारत आने का न्योता देने वाले इब्राहिम लोदी के दरबारी थे, जिनका नाम था दौलत खान लोदी और अलाउद्दीन लोदी। दौलत खान लोदी लाहौर का सूबेदार था। जब उसे पता चला कि इब्राहिम लोदी उससे लाहौर की सूबेदारी छीनना चाहता है, तो उससे बदला लेने के लिए ही दौलत खान लोदी ने बाबर को अफगानिस्तान से भारत बुलाया था। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि राणा सांगा ने पहले भी इब्राहिम लोदी को खातौली और धौलपुर के युद्ध में पूरी तरह हराया था। इसलिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि लोदी से निपटने के लिए राणा सांगा को बाबर की जरूरत पड़ी होगी। इसके अलावा बाबर ने खुद अपनी जीवनी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। बाबर ने राणा सांगा को भारत का सबसे बड़ा काफिर राजा बताया है। यही बात उसने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के बारे में भी कही थी। बाबर के शब्दों में, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तलवार के बल पर राणा सांगा को हरा सके। बाबरनामा को साल 1826 में दो अंग्रेजों जॉन लेडेन और विलियम अर्स्कीन ने फारसी भाषा का अनुवाद करके अंग्रेजी में लिखा था। राणा सांगा और बाबर के बीच कट्टर दुश्मनी का प्रमाण है खानवा का युद्ध, जिसके बारे में 16वीं सदी के एक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत-तवारिख में लिखा है। एक और इतिहासकार मोहम्मद कासिम ने अपनी किताब तारीखी फरिश्ता में लिखा है कि इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त को हासिल करने के बाद बाबर मेवाड़ के राणा सांगा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। बाबर दरअसल एक बहुत ही डरपोक और हारा हुआ व्यक्ति था। फरगना और समरकंद से भागा हुआ बाबर अपनी बहन तक की सुरक्षा नहीं कर सका और कोई उसकी बहन को ही उठा करके भगा ले गया था। बाबर की कोई हैसियत नहीं थी कि वह भारत में अपने पांव टिका पाता। लेकिन जिस देश में गद्दारों की कोई कमी न हो, उस देश में बाबर जैसे चिंदी चोर भी अपनी तशरीफ टिकाकर बैठ सकते हैं और उनके वंशज अगले 300 सालों तक शासन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ गद्दार आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो सेक्युलरिज्म नाम की अफीम चाट कर नशे में धुत हैं, बिना यह जाने कि यह नशा जब उतरेगा तो सर तन से जुदा तो उनका भी होगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।